नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी। सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं और इसी के साथ कोशिश कर रही हूँ कि कहानियों की रफ्तार भी बढ़ा सकूँ। दोस्तों, कभी कभी अहम हमारे जीवन पर इतना हावी हो जाता है कि दाम्पत्य जीवन बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है। इसी कथानक को लेकर ये कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है इतने दिन कहाँ रहीं। पार्वती अभी अभी चाय रख कर गई थी। सौती ने तकिए का सहारा लेकर उठना चाहा था। तब तक पार्वती आ गई थी। ना दीदी ना, अपने आप मत उठिए, डॉक्टर साहब ने मना किया है। पार्वती ने चारों तरफ तकिए का सहारा बना दिया और चाय का कप उठाकर सौती के हाथ में पकड़ा दिया था। चाय पीने के बाद सती के दिमाग में चलती हुई विचारों की श्रृंखला थम सी गई थी। काश वो ऐसे ही शांत चित्त रह पाती। शांत तो वो कभी भी नहीं थी, हमेशा चुलबुली शोक सी लड़की रही थी। उसकी शोखी के कारण ही सुरेश ने उसे पसंद किया था। शादी तय होने के बाद दोनों ने साथ साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया था। स्वाति हमेशा सुरेश को छेड़ा करती थी। डॉक्टर साहब, भले ही आप MBBS डॉक्टर बन गए हैं, पर बेसिकली तो आप इंटर पास ही हैं ना। मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। तो मान लीजिए कि मैं बेहतर फैसले ले सकती हूँ। सुरेश चुप होकर मुंह बनाकर बैठ जाता था। बात चाहे भुट्टा खाने की हो या पिज़्ज़ा की, पसंद हमेशा स्वाति की ही चलती थी। कभी कभी खींच कर सुरेश कहता था कि कभी कभी तो मेरी भी चलने दिया करो, हर वक्त अपनी ही चलाती हो। लेकिन शेरवानी के कलर से लेकर कार की सजावट तक स्वाति की पसंद से ही हुआ था। सुरेश की माँ ने साड़ियाँ खरीदते वक्त स्वाति को बुलवा लिया था। दोनों एक ही शहर के थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सुरेश का छोटा भाई रमेश भी स्वाति का दोस्त बन गया था। रमेश MBBS के 3rd ईयर में था। वो BSc पास करके PMT में बैठा था। सुरेश को चिढ़ाने में स्वाति हमेशा रमेश का सहारा भी लेती थी। रमेश को वो अपने पास में बिठा कर बोलती थी, तुम कम से कम ग्रेजुएट तो हो, लोग तो ऐसे ही डॉक्टर बनकर चले आते हैं। सुरेश मुस्कुराता रहता था, क्योंकि वो जानता था कि स्वाति एक जिंदा दिल लड़की है। शादी के बाद पूरे घर में स्वाति ने हंसी खुशी की फुहारें फैला दी थी। सुरेश का परिवार मध्यम वर्गीय था, मगर परिवार संस्कारों में डूबा था। सुरेश की माँ भी सामाजिक मूल्यों से जुड़ी हुई महिला थी और उन्होंने अपने बच्चों को भी सुसंस्कृत बनाया था। स्वाति तो उस दिन को कोसती है जब उसके पापा उसकी ससुराल आए थे। बात कहाँ से शुरू हुई थी उसे तो ये पता भी नहीं। बस उसने अपने पापा की वो ससुर की तेज तेज आवाजें सुनी थी। स्वाति तो रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसने उन लोगों की तेज तेज आवाजें सुनी थी। पहले तो स्वाति के पापा की आवाज़ तेज थी। वे बोल रहे थे, जब मेरी परिवार में रिश्ता जोड़ने लायक हैसियत नहीं थी, फिर क्यों मेरी बेटी की जिंदगी नरक कर दी। नौकरानी की तरह काम करवाते हो। मेरी पढ़ी लिखी बेटी क्या तुम्हारे जैसे गंवारों के घर रहने लायक है। मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा
कहते हुए पापा स्वाति के पास आकर खड़े हो गए थे। चलो स्वाति, अपना सामान पैक कर लो। मुझे पता नहीं था कि इन लोगों ने तुम्हारी ये हालत बना रखी है। स्वाति ने बीच में ही टोका था। पापा, मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। पापा ने कहा था तुम बस तैयारी कर लो। पापा जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गए थे। स्वाति जाकर बेडरूम में बैठ गई थी। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी कि अचानक ये सब कैसे शुरू हो गया था। जहां तक सवाल घर वर का था, तो वो तो पापा ने पहले भी देखा था। तभी अचानक सुरेश बड़बड़ाता हुआ बेडरूम में घुसा था। स्वाति, अपने पापा को समझाओ, उन्हें क्या हो गया है? मेरे पापा को जाने क्या क्या कहते चले जा रहे हैं। पूछने पर पता चला था कि स्वाति के पापा ने उसके ससुर को भिखारी, टुच्चा जैसे शब्दों से बुलाया था। बदले में उन्होंने भी स्वाति के पापा को अमीरजादा, बिगड़ैल आदि शब्दों से नवाजा था। सुरेश ने कहा था कि वो अपने पापा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा, तो स्वाति भी भड़क गई थी। स्वाति ने अपना सामान पैक कर लिया था और बिना किसी के पैर छुए और पूछे पापा के साथ चली गई थी। सास पीछे से बुलाती रही थी, पर स्वाति पर उस समय पापा के अपमान का भूत सवार था। उस समय उसने कारण जानना तक उचित नहीं समझा था कि ये तीखी झड़प का कारण क्या था। बाद में रमेश मिलने आया था तो उसने बताया था कि स्वाति के पापा बाथरूम गए थे और लौटकर भद्दी टिप्पणी की थी। उसी दौरान तनातनी हो गई थी और बात बढ़ती चली गई थी। कुछ समय बाद स्वाति ने भी सोचा था कि बेकार में ही तिल का ताड़ बन गया था। कोई एक पक्ष अगर परिपक्वता का परिचय देता तो ये घटना शायद टल सकती थी। वहां से आने के बाद पापा ने स्वाति को रिसर्च करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया था। गाइड बहुत ही अच्छे व नामचीन थे। काम शीघ्र ही निपट गया था और थीसिस समय से कंप्लीट हो गई थी। कई वर्ष बीत गए थे। स्वाति को डॉक्टरेट मिल गई थी। पापा ने बड़ी सी पार्टी घर पर रखी थी। वो उसे गिफ्ट में एक सुंदर सा बंगला रहने को दे दिया था। रिटायरमेंट के बाद पापा लखनऊ सेटल हो गए थे। स्वाति को यूनिवर्सिटी में ही व्याख्याता के पद पर नियुक्ति मिल गई थी। इस बीच रमेश से पता चलता रहता था कि सुरेश बुझा बुझा सा रहता है, परंतु स्वाति व सुरेश ने आपस में बात करने या मिलने की कोई कोशिश नहीं की थी। स्वाति कभी कभी सोचती थी कि अगर सुरेश उसे मनाता तो क्या वो मान न जाती। कभी कभी उसे पापा पर खींच आती थी, वो कभी खुद पर। क्या वो इतनी छोटी बच्ची थी कि अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकती थी? क्या वो पापा से नहीं कह सकती थी कि वो सुरेश के घर में, सुरेश के परिवार के साथ सुखी है? चुपचाप उनकी बात क्यों मान ली थी उसने? इस बीच रमेश की शादी हो गई थी। बहू के साथ सब सुखी थे। रमेश की शादी में उसे बुलाने की बात माँ जी ने कही थी, पर बाकी सदस्यों ने विरोध किया था
कि वो खुद आ सकती थी। कार्ड तो दिया गया था। पता नहीं स्वाति के पापा के मन में कभी इस घटना को लेकर क्षोभ हुआ या नहीं। कुछ वर्ष बाद पापा स्वाति को छोड़कर चले गए थे। यद्यपि भाई भाभी व भतीजा सभी आते रहते थे, पर स्वाति लखनऊ में रहने कभी नहीं गई। मैं तो पहले ही नहीं थी। पापा के बाद उसे घर सूना सूना सा लगता था। रमेश उससे कभी कभी मिलने आता था। इस बीच उसे एक बेटा भी हो गया था। वो कई बार कहता था कि आकर बेटे को तो देख जाओ। माँ भी बहुत कमज़ोर हो गई है। इस बीच पिताजी भी सबको छोड़कर चले गए थे। रमेश ने बताया था कि सुरेश अपना खाली वक्त रमेश के बेटे बिट्टू के साथ बिताया करता है। सुरेश खुद भी बहुत कमज़ोर हो गया था। इस बीच पता चला था कि कानपुर वाले मकान को, जिसे स्वाति ने खाली समय में खूब सजाया संवारा था, उसको भैया व भतीजे ने अपने नाम करवा लिया था। पहली बार स्वाति की आंखों में इसलिए आंसू आ गए थे कि उसका गिफ्ट छीन लिया गया था। उसने अपने आप को बेघर महसूस किया था। कई बार उसके मन में आया था कि वो अपने लिए एक दूसरा फ्लैट खरीद ले। इतना पैसा तो उसके पास है। परंतु इस बंगले से न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं, पापा की, उसके संघर्ष की, उसके आंसुओं की। इन सबको वो कैसे छोड़ सकती है? पिछली जिंदगी का एक सफ़ा उसके पास रमेश के रूप में जुड़ा था। यद्यपि रमेश उससे थोड़ा ही छोटा था, पर उसे देखकर उसे बच्चे जैसा प्यार उमड़ता था। पिछले 3 महीने से स्लिप डिस्क की समस्या स्वाति को हो गई थी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बताया था। स्वाति मेडिकल पर चल रही थी। 1 साल बाद उसे रिटायर भी होना था। स्वाति की सेवा पार्वती करती रहती थी। उसकी चाय का टाइम, उसके नहाने का टाइम, उसके खाने का टाइम, उसका ध्यान रखना पार्वती हमेशा करती थी। पार्वती का बेटा उसकी कार चलाता था। वो बाजार से सामान लाकर भी दे देता था। स्वाति ने सालों से बाजार जाना छोड़ रखा था। पहले सुरेश के साथ बाजार जाती थी। वो सबके लिए शॉपिंग करती थी। कभी कभी सासू माँ कहा करती थी, तू तो पूरा का पूरा बाजार उठा लाई है, और स्वाति मुस्कुरा देती थी। शाम को रमेश आया था। वो बताया था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी आंखें पुराने सपने देखती रहती हैं। क्या वे कभी पूरे नहीं होंगे? स्वाति की आंखें भी डबडबा आई थी। आज वो उस घर में रह रही है जो उसका है ही नहीं। उसने जीवन में क्या पाया? नौकरी, पैसा, पापा का वो भाई भाभी का प्यार, लेकिन अपना प्यार खोकर। उसका मन अपना मूल्यांकन स्वयं करता था। क्या वो स्वयं सुरेश के पास वापस नहीं जा सकती थी? क्या धीरे धीरे बुजुर्गों को समझाया नहीं जा सकता था? उसकी स्वयं की भी तो गलती थी। अगर वो गलत थी तो सुरेश भी तो गलत था। किसी एक को आगे बढ़कर अपनी गलती सुधार लेना चाहिए था। हमसे क्या मिला? 2 सुखी जिंदगी नष्ट हो गई।
पार्वती कभी कभी उसके बारे में जानने का प्रयास करती है, पर उसे अपने बारे में बात करना अब अच्छा नहीं लगता है। कल स्वाति का फेयरवेल है। एक युग बीत गया है। यूनिवर्सिटी की दीवारों और प्राणियों के बीच खट्टे मीठे, अच्छे बुरे, जाने कितने पल स्वाति ने यहां बिताए हैं। इन सब से मोह हो गया है। आंखें सबकी स्पीच के दौरान बरसना चाहती थी। उसे शिकायत है अपने आप से, अपनी आंखों से। बारिश की बूंदों के साथ अगर वो पहले बरस जाती तो उसका वो सुरेश का जीवन संवर जाता। विश्वविद्यालय में आकर वो चुपचाप लेट गई थी। शाम को पार्वती ने कमरे में झांका था। वो सुरेश के आने की सूचना दी थी। रमेश उसके लिए चश्मे का सुनहरा फ्रेम लाया था। उसे हंसी आ गई थी। अब उसकी उम्र वही आ गई है कि उसे ऐसे गिफ्ट ही चाहिए थे। रमेश ने कहा था, भाभी मुझे कुछ नहीं दोगी? दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, तुम मांग कर तो देखो। उसने कहा था। अब उसके पास है ही क्या सिवाय कुछ रुपयों के। रमेश ने रोते हुए कहा था, बूढ़ी आंखों को रोशनी दे सकती हो? एक सूखे हुए पौधे को बहार दे सकती हो? अगर हां तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। स्वाति 2 मिनट चुप रही थी। फिर उसने निश्चय कर लिया था कि अब वो फैसला करने में देर नहीं करेगी। सुरेश दरवाजे पर खड़ा स्वाति का इंतजार कर रहा था, मानो पूछ रहा था कि इतने दिन कहाँ रहीं? नमस्कार।